आज कक्षा CPSE अजय हजारे चैनल पर हम क्लास 8th ज्योग्राफी में लेसन 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में पावर रिसोर्सेज देखने चल रहे हैं बच्चों। पावर रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें पावर जनरेट करने में मदद करते हैं। इससे पहले अपन ने देखा है जैसे कि भी कोल, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे हम पावर रिसोर्सेज कह दे रहे थे। तो पावर रिसोर्सेज में भी आप कन्वेंशनल रिसोर्स देख रहे हैं जो कई वर्षों से हम पुराने समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, ये कन्वेंशनल रिसोर्स है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, पावर आर एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पावर कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, इन दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वाइटल इम्पॉर्टेंट योगदान है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए कह लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए कह लीजिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या डिफेंस, कहाँ तो भी कह लीजिए, हर जगह हमें पावर की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब इन पावर रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इनकी दो कैटेगरी बना सकते हैं, दो, जैसे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो आओ मिलकर देखें कि कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बहुत पुराने समय से, लंबे समय से हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। जैसे मेन एग्जाम्पल फायरवुड देख लिया आपने, नेक्स्ट देख लेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स कई सदियों से हम यूज़ करते चले आ रहे थे, इसीलिए इनको भी हम कन्वेंशनल सोर्स में यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स में इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि कोल, फिर देन फॉसिल फ्यूल्स स्वयं कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस। तो ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है। फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड को, जलाऊ लकड़ी को हम अपने आप को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए या तो फिर भोजन आदि पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। और हमारे देश में तो कम से कम आधी जनसंख्या, 50% जनसंख्या फायरवुड ही यूज़ करती है, जलाऊ लकड़ी आज भी यूज़ करती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels में convert हो गया। क्या? वो remains of plant and animals, animals मर गए, plants कट पीट के अपने आप मर के गिर गए या किसी लैंडस्लाइड में दब गए, गिर गए, तो ये सारे कई सदियों तक दबे रह गए। उनके दबे रह जाने के कारण और पृथ्वी की, धरती की हीट के कारण और प्रेशर के कारण वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं कई सदियों के बाद। सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। और जो मैंने बताया कि पेट्रोलियम कह लीजिए, अब इसमें सब आ जाएगा, केरोसिन से लेकर के पेट्रोल भी, डीजल भी, और नेचुरल गैस, ये मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी है। कन्वेंशनल एनर्जी क्या है अपन ने पहले देखा। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। और ये जो मिनरल्स है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है, वो कोल कह लीजिए, नेचुरल गैस कह लीजिए, ये सब लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम। आज की पॉपुलेशन इनको जिस गति से, जिस स्पीड से यूज़ कर रही है, उससे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। वेयरएज हम जो यूज़ करते हैं फटाफट पेट्रोल अभी ख़त्म हुआ, अभी डालो, तुम भी जा रहे हो कहीं तो भी तुम भी पेट्रोल डालो तुम्हारी गाड़ी में, मैं भी जा रहा हूँ उसी डेस्टिनेशन पे तो मैं भी वही पेट्रोल उड़ा रहा हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा है। कोल कितना यूज़ होता है कोल माइंस एरिया में, हम जाकर देखें तो पता लगता है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो हमें ऐसा लगता है कि दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, हमें ऐसा लगता है कि ये सब सोर्सेस हमारे जो है जल्दी ही एग्जॉस्ट खत्म हो जाएंगे। कोल देखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। यह ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या मिल जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल।
इसे डोमेस्टिक फ्यूल घर के काम में भी यूज़ किया जाता है। अदरवाइज इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए भी थर्मल पावर स्टेशंस में कोल का यूज़ होता है बच्चों। और जैसा कि बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ करती है और स्टीम इंजिन भी, भाप वाले इंजिन भी इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। वो इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल पावर कोल से, आग से जनरेट की जाती है, उसको हम थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट पावर। वह पावर जो कोल से, आग से जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं वहाँ पर कोल का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth। ये कोल का निर्माण कब हुआ बच्चों? जब फर्न एक प्लांट होता है और दलदली ज़मीन, इनमें जब कई सारे बड़े बड़े जाइंट आकार के, दानवी आकार के फर्न्स और ये सारी चीज़ें जब दलदल में दब गई और कई सदियों तक बरीड रही, दफन रही, उसके बाद कोल का फॉर्मेशन धरती के अंदर हुआ। कोल इज देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। दफन वाली सूर्य की रोशनी, सनशाइन कहलाता है कोल। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर, दिए गए नाम है जर्मनी, यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। हमारे देश के इन हिस्सों में खासतौर पे हमने ये देखे नाम जितने भी है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के ही ये नाम है जिसमें ज़्यादातर कोल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक बच्चों आपको शायद क्लियर है। आगे देखें, आप यहाँ मैप में भी देख लीजिए, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, कई सारे टाइम लोकेट करने के लिए आता है, नॉट ओनली इन 8th क्लास बट इन 10th क्लास आल्सो। रानीगंज, ये रही झारिया, बोकारो, ये रहे झारखंड में, ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जिसका हमने नाम नहीं लिया था ऊपर। इसी तरह से देखेंगे नवेली। अब इधर भी वही चीज़ आप देख लीजिए, रानीगंज, झारिया, बोकारो। तो ये कोल माइंस हमारे देश में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। आगे चलें, देखते हैं बच्चों, पेट्रोलियम, ये भी फॉसिल फ्यूल है बच्चों। ये फॉसिल फ्यूल के बारे में देखिए, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग। आपकी कार, मोटरसाइकिल, बाइक, धूम धूम ये सब इन्हीं से दौड़ती है। एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग। और आपकी साइकिल की चर्र चर्र की जो आवाज़ होती है ना, उसको भी कम करने के लिए इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ होता है। बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों ही, चाहे तो आपकी कार का पेट्रोल हो, चाहे तो वो आपकी साइकिल में डालने वाला ऑयल हो, ये दोनों की ही शुरुआत होती है ब्लैक लिक्विड से, काले लिक्विड से ही, यानी कि क्रूड ऑयल से ही शुरू होती है। एंड दैट क्रूड ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। रॉक्स की लेयर्स के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, गैस पाई जाती है। एंड इज ड्रिल्ड, और इसे डिग आउट करके ड्रिल मशीन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। समुद्र के बाहर वाले एरिया में, समुद्र वाले एरिया में और समुद्र के किनारे वाले एरिया में। दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज, और बाद में इनको रिफाइनरीज में, जहाँ पे क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को रिफाइंड कर लिया जाता है, शुद्ध किया जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक। और जब रिफाइनरीज में इसे रिफाइन किया जाता है इस क्रूड ऑयल को, तो और भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स यानी कि जो क्रूड ऑयल से जो निकाली गई चीज़ है वही बात, कौन कौन सी, ये डीजल, पेट्रोल, ये सब डेरिवेटिव्स है पेट्रोलियम के। आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। इनको चूँकि ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं इसलिए इन्हें ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि भैया हर जगह पेट्रोल का काम है, डीजल का काम है, कोल का काम है ना, है इसीलिए। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, कंट्रीज़ के नाम दिए, सऊदी अरेबिया, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। अल्जीरिया हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ठीक है। वेनेजुएला भी पिछले वीडियो में देखा था। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन आसाम, लोकेट करने को आएगा मैप में। बॉम्बे हाई इन मुंबई, मुंबई का थोड़ा समुद्री इलाके में बॉम्बे हाई है।
एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये जो कृष्णा एंड गोदावरी महाराष्ट्र वाले रीजन से जाती है ना, उधर नीचे बे ऑफ बंगाल में जा कर के वहाँ पर डेल्टा बनाती है, और वहाँ पर भी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चलिए बच्चे देखें ज़रा क्या दिखा रहे हैं आपको। अब हम आगे नाम लिया था आपके सामने बच्चों ईरान का, कतर का, सऊदी अरेबिया का, कि यहाँ पर हमें पेट्रोल प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं। ये हो गया विदेश की बात। इंडिया आ जाते। इंडिया में ये डिगबोई इन आसाम बताया था आपको, ये झारिया झारखंड बताया था, ठीक है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में बताया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कोल माइंस और इसी का विस्तृत फॉर्म यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ से फिर रिवर डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये कृष्णा एंड गोदावरी का जो डेल्टा है बच्चों, इस डेल्टा पे भी आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये वाले को यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया है। चलिए, हाइडल पावर मतलब पानी की शक्ति से बनाई जाने वाली एनर्जी। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, पानी को डैम में स्टोर करके ऊपर से नीचे गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स, ये जो ऊपर से नीचे गिराया जाता है पानी, तो ऐसा भड़ाल से नहीं फेंक दिया जाता, उसको पाइप के थ्रू नीचे गिराया जाता है। कैसे, अभी आप इमेज में देखेंगे। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। डैम, ये डैम है बच्चों, इस डैम में पानी रोक के रखा है, यहाँ से एक पाइप बनाया जाता है, इस पाइप के थ्रू पानी नीचे जाता है, और वहाँ नीचे आपको टरबाइन मिलेगी। टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, पंखे अपनी भाषा में, उस पंखे पे पानी गिरता है। यहाँ तक की बात हो गई। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वो जब ब्लेड्स घूमती है, कौन क्या घूमती है, टरबाइन की ब्लेड्स जब घूमती, तो टरबाइन से अटैच होता है जनरेटर, जनरेटर घूमना शुरू होता है तो बिजली जनरेट होती है। वो बिजली जनरेट होने के बाद वहाँ से फिर केबल्स के थ्रू, तार के थ्रू अलग अलग जगहों में भेजी जाती है, और इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। और जो वो पानी नीचे गिरा टरबाइन पर नीचे गिर जाने के बाद कहाँ चला गया पानी, खत्म तो नहीं हो गया पानी, तो वो पानी नीचे रिवर में छोड़ दिया जाता है, एंड देन रिवर में आपको इरिगेशन के लिए यूज़ करना है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर लीजिए, आपको जिस भी यूज़ के लिए करना है यूज़ कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। दुनिया की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से ही यूज़ होती है, जल की शक्ति से ही यूज़ बनती है, सॉरी। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, चाइना एक्सेट्रा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जल के द्वारा, जल शक्ति के द्वारा विद्युत यदि प्रोड्यूस होती है तो वो ये चाइना, नॉर्वे, पैराग्वे कंट्रीज़ में होती है। और सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर, इंडिया में यदि हम हाइडल पावर स्टेशंस देखेंगे तो वह भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाजिब सी बात है, दामोदर नदी पर बनेगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनेगा, और भाखरा नंगल बांध हमारा सतलज नदी पर बनेगा, पंजाब में है। आओ मैप में देखें। उससे पहले यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि रिजर्वायर, वाटर इकट्ठा किया वाला डैम, डैम से किसी एक गेट से, जैसे कि यदि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में पाताखेड़ा की बात करें तो 14 फाटक बनाया गया, यहाँ पे एक फाटक दिखाया जा रहा है, उसे ये पानी पेन स्टॉक से छोड़ा जा रहा है। पेन स्टॉक वो जगह जहाँ से पानी को रिलीज़ किया जाता है, दैट जगह, दैट प्लेस इज नोन एज पेन स्टॉक। ये टरबाइन में ब्लेड्स लगे, ये ब्लेड्स घूमना शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू होता है, ये ब्लेड की टरबाइन जनरेटर में इकट्ठी, जनरेटर को घुमाती है, जनरेटर बिजली इकट्ठी करके ट्रांसफार्मर में भेजता है, और यहाँ से बिजली जहाँ जानी वहाँ चली जाती है। बचा हुआ पानी जो था, जिसकी बात कर रहे थे, इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये रहे भाखरा नंगल डैम, ये रहा नागार्जुन सागर डैम, ठीक है बच्चों, ये रहा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और यहाँ पे भी सेम चीज़ वही देख रहे हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट देखेंगे। और ये कृष्णा रिवर जो महाराष्ट्र से निकलती हुई ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, गोदावरी रिवर ये भी महाराष्ट्र से निकल कर के ये इधर बे ऑफ बंगाल में जा रही है, दक्षिण गंगा इसी रिवर को कहते हैं बच्चों। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस होती है बच्चों, नेचुरल है, वो नेचुरली बनी हुई गैस हमें ज़मीन के नीचे से मिलती है, और ये कहाँ पे जमा होती है वो, इट इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। पेट्रोलियम जहाँ डिपॉजिट्स होते हैं वहीं पर उसके आसपास और उसमें भी गैसेस होती है। जब क्रूड ऑयल बाहर निकाला जाता है सरफेस पर, तब ये भी गैस बाहर आती है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब नेचुरल गैस को आप जैसे कि CNG,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे हम इसमें यूज़ करते हैं कि नहीं हमारे गाड़ियाँ वगैरह चलाने में, ठीक है। तो चाहे तो आप इंडस्ट्रियल यूज़ में कर लीजिए या डोमेस्टिक यूज़ में कर लीजिए। और डोमेस्टिक यूज़ में हम गैस जलाते ही है, कौन से, जिससे हमारा चूल्हा, गैस चूल्हा जलता है। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स विद डाइवर्स यूजेस। नेचुरल गैस जो है क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, इससे पॉल्यूशन कम होता है और इसके कई सारे डाइवर्स अलग अलग भिन्न भिन्न यूजेस है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, for heating purpose in industries, as a raw material in chemical, petrochemicals and fertilizer industries, as a transport fuel and as cooking fuel। तो ट्रांसपोर्ट में कह लीजिए, कुकिंग में कह लीजिए, इन सबों में, इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में भी इस गैस का यूज़ होता है। आप 10th में जाएंगे तो हाजीपुर बीजापुर गैस पाइपलाइन देखेंगे, जो फर्टिलाइजर्स को गैस जाती है, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में गैस का भी यूज़ होता है। गैस सपोर्ट करती है फर्टिलाइजर्स को बनाने में। अब हम आगे देखेंगे कई सारी कंट्री है ग्लोबली, जैसे रसिया, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस है। इंडिया में हम देखें तो मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मुंबई हाई, कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन, कॉम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड आसाम। इन जगहों पर हमें नेचुरल गैस मिलती है। बच्चों शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब हमने बच्चों आज जितना देख लिया इतना पर्याप्त था। बाय बाय, थैंक यू।